हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। पार्ट 2 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 3 वीडियो से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डोज रूट और आपके लीगल इश्यूज, प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक्स। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो आज के वीडियो से रिलेटेड, कोई टॉपिक ना समझ में आए हो या यूनिट 1 से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर मैं बात करूँ मेन जो डिफरेंस होता है फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स में, वो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक्स में ड्रग का इफेक्ट होता है बॉडी पे और काइनेटिक्स में बॉडी का इफेक्ट होता है ड्रग में। फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर आपके एग्जाम में फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपके 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला आपका है लाइबरेशन, फिर है आपका एब्जॉर्प्शन, फिर आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका है मेटाबॉलिज्म, फिर आपका है एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में LADME कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइब्रेशन की। लाइब्रेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आपने जो फार्माक्यूटिकल सब्सटेंस लिया है एक फॉर्म के में, वो आपका रिलीज आउट होता है और आपकी बॉडी में डिलीवर होता है। सिंपल सा है, जब आप कोई भी टैबलेट लेते हो वो आप जब लेते हो उसके बाद में उस टैबलेट से जो उसके मेन सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में रिसेप्टर से बाइंड करके वर्क करेंगे, उनको हम लोग कहते हैं फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस। ये लाइब्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो ड्रग वो में आपका क्या निकलेगा, फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस निकलेगा जो आपने फॉर्मुलेशन में डिलीवर करा है। यहाँ में टर्म फॉर्मुलेशन इसलिए है कि वो आपका टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका सिरप फॉर्म में भी हो सकता है वो आपका जेल फॉर्म में हो। तो कोई भी फॉर्मुलेशन में आप ड्रग को लोगे, उस ड्रग से आपका जब रिलीज होगा फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस, उसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेशन। ये अगर करता है बिफोर द ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। अभी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब होने से पहले वो क्या रिलीज कर रहा है, फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है। फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपका सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो आपका सब्सटेंस फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं जो आपके आते हैं एब्जॉर्प्शन में। वो आपके दो पैरामीटर है, पहला है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इसीलिए हम लोग ड्रग की देखते हैं, जिसकी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी वो इतनी जल्दी ही एब्जॉर्ब हो पाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी टिश्यूज़ में डिस्पर्स्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें आपको दो पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अनबाउंड फ्रैक्शन। नाम से पता चला डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप हर एक सेल, हर एक बॉडी टिश्यूज़ और थ्रू द फ्लूइड आप क्या करोगे, डिलीवर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर आपका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो आपका फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस है वो अब मेटाबोलाइज होगा। वो मेटाबोलाइज होगा मतलब कि ये अगर मान लो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस है, मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद ये ट्रांसफ़र करेगा अदर सब्सटेंस में। उसके बाद में इसका मतलब कि आपका मेटाबोलाइज होने के बाद में इसका यूज़ होगा। फिर आपका लास्ट स्टेप आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। मतलब कि ये वो प्रोसेस जिसमें फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस आपकी बॉडी से अब रिमूव कर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी में पहले कोई भी आपने फॉर्मुलेशन लिया टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में, उससे सबसे पहले क्या रिलीज होगा, फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस, उसको कहते हैं लाइब्रेशन। एब्जॉर्प्शन, वही फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस आपका ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो
हो जाएगा, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, फिर बायोबिलिटी, फिर एब्जॉर्प्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि ब्लड के थ्रू से सेल टिश्यूज़ में आपका क्या होगा, वो डिलीवर होगा। डिलीवर में भी आपके पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर है एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और अनबाउंड फ्रैक्शन। फिर वहाँ पे जाके वो मेटाबोलाइज होगा, जिसमें का मतलब होता है जो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका दूसरे सब्सटेंस में। जैसे उसने ले लिया, जो आपका रेस्ट होगा फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस होगा वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ये आपका इरिवर्सिबली होता है, जो आपके एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपके ये 5 स्टेप रहते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने इसमें नहीं डिस्कस करा है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? ये वो मैकेनिज्म है जिसमें जो ड्रग है इंटरैक्ट करेगी बॉडी से, उसके हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है रिसेप्टर बाइंडिंग। अब इस चीज़ को मैं एकदम आपको क्लियर कर दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ड्रग ली, वो ड्रग आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये ड्रग आपकी है एनाल्जेसिक, मतलब कि ये दर्द की गोली है, आपने लिया और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ जाके आपकी बॉडी में कैसे सही हो रहा है, क्योंकि ये जो दवा है, जो गोली है, वो आपकी जाती तो स्टमक में है, लेकिन अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो ये कैसे सर दर्द के को ठीक कर देती है, कैसे आपके हेडेक को ठीक कर देती है, ये मेरा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा। नहीं, इसका बहुत सारे बच्चों को आंसर पता भी होगा। तो पहले तो आप ट्राई करिए कि इसका ऐसा क्यों हो सकता है। तो अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपकी ड्रग है, इस ड्रग में आपका कोई भी रिसेप्टर है, मान लीजिए इसका रिसेप्टर आपका प्रेजेंट है ए, और जो आपका हेडेक हो रहा है उसमें भी आपका रिसेप्टर मान लीजिए ए है, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। ये आपका ब्रेन है, गंदा सा डायग्राम है, आई नो। ये आपका ब्रेन है जिस पर रिसेप्टर ए प्रेजेंट है। अब ये आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक में ब्लड फ्लो के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगी और यहाँ पे इसे ये बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद में अपना एक्शन करेगी। एक्शन करने के बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस ये था रिसेप्टर बाइंडिंग। रिसेप्टर बाइंडिंग बताने का मतलब ये था कि वो ड्रग वहीं जाके क्यों लग रही जहाँ इसकी ज़रूरत है, क्यों। बस इसका ये है कि ये वो चाबी है, ये उसी के ताले पास लगेगी जो इसको बिल्कुल वैसा ही होगा। एक सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं इसमें मेन आप लिखेंगे क्या, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समझाने की। फार्माकोलॉजी समझने में और लिखने में बहुत अंतर है। समझना ये बहुत ईजी है, लेकिन लिखने चलो तब पता चलता है अच्छा ऐसा भी लिखा जाता है। तो इस टाइप से रिसेप्टर बाइंडिंग क्या है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होती है, एक तो मेरे मुंह से ड्रग की जगह ट्रक निकल रहा है। जो ड्रग्स होती हैं वो टिपिकली आपका किससे इंटरेक्ट करती है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि आपके सेल पे होता है। अब वो सेल आपके पूरी बॉडी में होता है। अब वो सेल आपका स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसको उस ड्रग की ज़रूरत है। रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है, ये आपके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो आपके सेल की होती है। यही रिसेप्टर से आपका ड्रग बाइंड करता है और इस सेल का ठीक करता है, जिससे आपका वो ऑर्गन ठीक हो जाता है। रिसेप्टर बाइंडिंग का मतलब ये है। इसको आप कभी भी डाउट है ना तो की और लॉक का समझ लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर एक्टिवेशन और इनिबिशन। अब डिपेंड करता है उस ड्रग के और रिसेप्टर पे कि उनका इंटरेक्शन हो गया है। अब वो एक्टिवेट होना चाहते हैं कि इनिबिट होना चाहते हैं, अब भाई उसकी मर्ज़ी है। अगर वो इंटरेक्ट हो गया, जैसे मान लो इंटरेक्ट हो गया, अब उसकी मर्ज़ी, चाहे तो वो एक्टिवेट भी हो सकता है, चाहे तो वो इनिबिट भी हो सकता है। एक्टिवेशन को हम लोग एगोनिस्ट कहते हैं, इनिबिशन को एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आगे चल के आप पढ़ोगे ये ड्रग एंटागोनिस्ट है, मतलब कि ये ड्रग जाके इनिबिशन का काम करती है। जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जो नालोजोन ड्रग है, नालोजोन ड्रग, जो आपकी नालोजोन ड्रग है वो एंटागोनिस्ट वर्क करती है आपके ओपियोइड ड्रग का। मतलब कि जब आपकी ओपियोइड ड्रग की ओवरडोजिंग हो जाती है तब हम लोग नालोजोन ड्रग को देते हैं, जिससे ये एंटागोनिस्ट का वर्क करता है और इसको कंट्रोल करता है। इसके रिसेप्टर आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब कि जब एक बार ड्रग बाइंड करिए रिसेप्टर से, वहाँ पे उस सेल में बहुत सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर इवेंट। वो आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पे होंगी और इसी से एक सिग्नल ट्रांसफॉर्म होगा एक दूसरे सेल तक। इतना आपको समझ में आएगा, ये स्टेप वाइज चल रहा है। नेक्स्ट आप आएगा सेलुलर रिस्पॉन्स। अब आपके सेल का क्या रिस्पॉन्स है,
जैसे जैसे सिग्नल मिलेगा हर एक सेल के फंक्शन में चेंजेस आने को दिखेंगे। जैसे कि उसका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, जो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। सेलुलर रिस्पॉन्स आते ही आप देखेंगे कि जो ड्रग डिज़ायर डोज के साथ देती है उसका भी इफेक्ट दिखेगा आपको। अब सेल में चेंज आया तो इसका मतलब जो उसका मेन फंक्शन फिजियोलॉजिक इफेक्ट होता है उसमें भी चेंज आएगा। उसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका सेलुलर रिस्पॉन्स आपके फिजियोलॉजिक अफेक्ट को अफेक्ट करेगा, जिससे हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम लेवल पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए वो सेल आपके स्टमक में है तो वो सेल उस लेयर उस टिश्यू को करेगा, उस ऑर्गन स्टमक को करेगा, सिस्टम मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसी अफेक्ट से आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि पेन हो रहा था तो पेन से आपको रिलीफ मिलेगा, मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे, अगर इन्फ्लामेशन है तो वो इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में आपका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होगा, मतलब कि जितनी आप डोज देंगे उतनी ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। बस इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, जितना आप ड्रग का डोज देंगे उतना ही आपकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करेगी। फिर आपका आएगा थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक विंडो क्या होता है, ये एक वो रेंज होती है डोज की जो ड्रग थेरापेटिक विंडो ऑब्जर्व करता है एक सिग्निफिकेंट पे, मतलब कि इसमें आपका कोई भी एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है थेरापेटिक में हम लोग एडवर्स को देखते हैं, लेकिन थेरापेटिक आपका ट्रीटमेंट में रहेगा, एडवर्स इफेक्ट का आपका एक अलग पॉइंट रहेगा। फिर आपका रहेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसे कि हर एक ड्रग का अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का टाइम होता है, किसी का 1 घंटा, किसी का 4 घंटा। तो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिपेंड करता है फैक्टर पे, उसके ड्रग के हाफ लाइफ पे। फिर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वो ड्रग होती है जो इंटरेक्ट करती है अनटेंटेड रिसेप्टर से और आपके गलत सेल पे टारगेट करके कॉज करती है एडवर्स इफेक्ट को। फॉर एग्जांपल आपने वो मेडिकेशन, वो ड्रग लिया जो उसको बाइंड करना चाहिए था ब्रेन के रिसेप्टर से, लेकिन वो बाइंड कर गई जाके आपके स्टमक के रिसेप्टर से, तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ टॉलरेट और रेजिस्टेंस की, तो आपकी बॉडी कितना उस ड्रग को प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करके टॉलरेट करना चाह रही है। वो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अब आप इतना टॉलरेट कर चुके हो, जब आप ड्रग ले रहे हो तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, अब उस बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको सूखी खांसी आ रही है, मतलब कि आपको ड्राई कफ हो रहा है। ड्राई कफ में आप जो भी सिरप लेते हो वो 2 बार आपको फ़ायदा करता है, तीसरी बार लेते हो, चौथी बार लेते हो आपको फ़ायदा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे आपको दूसरी दवा लेने की ज़रूरत होती है, दूसरा सिरप लेने की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपनी तबीयत को ठीक कर पाते हो। तो ठीक वही है कि अगर बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, इसको आपने पढ़ा भी होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, उसमें मतलब कि आपके इन्फेक्शन कंट्रोल में सब्जेक्ट में। फिर आपका आएगा इंडिविजुअल वेरिएशन। अब हर एक पर्सन, मतलब हर एक इंडिविजुअल में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। पहले तो मैम अगर बात करूँ जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो आपके जेनेटिक, मतलब कि जीन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है। अब वो हर एक सेल पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपके चेंज होते हैं, तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ईजी है, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स में थोड़ा सा आपको स्टेप्स को लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में एक सिंपल सा लैडमी, दैट इज लाइब्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब कि आपको सिंपल है। फार्माकोडायनेमिक्स में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि पहले रिसेप्टर बाइंड होगा, बाइंड करने के बाद एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्टिवेशन इनिबिशन होगा, फिर उसमें वहाँ पे सिग्नल बनेंगे तो उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, फिर अब सिग्नल बनेगा जो वो मतलब सेल है वो उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब सेल के रिस्पॉन्स की वजह से हर एक सिस्टम में चेंज आएगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। फिर रिस्पॉन्स तब तक रहेगा जब तक कि डोज रहेगी, मतलब कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। थेरापेटिक विंडो जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है जो कि ड्रग के एक्शन पे वर्क करता है, कितना उसका टाइम टेकिंग है। एडवर्स इफेक्ट अगर उसने गलत जगह बाइंड कर लिया, गलत रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, तो एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। टॉलरेट मतलब कि जब तक आप ले रहे हो, जब तक आप ठीक हो रहे हो, तो वो टॉलरेंस है। रेजिस्टेंट जब तक आपकी बॉडी उस ड्रग को अफेक्ट मतलब डिकोड करके अफेक्ट नहीं कर रही है। फिर आपका लास्ट है इंडिविजुअल वेरिएशन। अब हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग ड्रग का रिस्पॉन्स होता है।
तो ये फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ, उसमें हम लोग राइट्स बात करते हैं, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट असेसमेंट, राइट एजुकेशन, राइट रिफ्यूज़। तो ये आपके टोटल राइट्स हैं जो कि हम लोग उनको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, जो आपको मेंटेन करने होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जब आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं पेशेंट में, तो आपको ये सारे राइट्स को फॉलो करना होता है। आपको देखना होता है जो आप पेशेंट को दवा देने जा रहे हो वो ही पेशेंट है या नहीं। उसके बाद में जो दवा देने जा रहे हो वो पेशेंट एक्सपायरी तो नहीं है, गलत दवा तो नहीं है, गलत वो तो नहीं है, उसको आप चेक करोगे। फिर डोज देखोगे, जो आप डिज़ायर्ड डोज दे रहे हो वो पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। रूट चेक करोगे, गलत रूट तो नहीं दे रहे हो, राइट रूट है पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, वो देखोगे। फिर उसके बाद में आप पेशेंट में डॉक्यूमेंटेशन करोगे, पेशेंट को एजुकेट करोगे, असेसमेंट करोगे। साथ में राइट टू रिफ्यूज़, मतलब पेशेंट के पास इतनी अथॉरिटी है, वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता हो, और आप उसे ज़बरदस्ती करके उस दवा को नहीं देंगे। उस टाइम पे क्या होता है, आपको रुकना होता है, पेशेंट को समझाना होता है, काउंसलिंग करनी होती है, उसके बाद है। तो अगर उसने मना करो, आपने तब भी गलत को मतलब उसने मना करा फिर भी आपने कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दिया, तो वो आप पे एजॉल्ट का या फिर कोई भी केस कर सकता है, जिसमें शायद आपकी नौकरी भी चली जाए। तो ऐसे आपको एक्शंस नहीं लेना होता है। आपको इन सब में कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना होता है। उसमें से आपका राइट टू रिफ्यूज़ भी आता है। फिर आपका आता है ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन। ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन फार्माकोलॉजी में इसलिए यूज़ करा जाता है जिससे हम लोग ड्रग थेरेपी को देख सकें, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हर एक पेशेंट में, जिसमें हम लोग मेडिकेशन रेजिमेंट फैक्टर्स को देखते हैं जो कि आपके पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, कभी कभी पेशेंट, अब फॉर एग्जांपल एक मैं बात बता रही हूँ, पेशेंट सर्जरी के लिए आया है, तो सर्जरी में एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ पेशेंट को उस एनेस्थीसिया से एलर्जी भी होती है, इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीफार्मेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग रीनल हेपेटिक फंक्शंस को देखते हैं, आप पीडियाट्रिक जीरियाट्रिक कंसल्ट्रेशंस देखते हो, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन तो नहीं, उस चीज़ को आप देखोगे। साथ में आप फैक्टर्स देखोगे, कोई भी आपके एथनिक या कल्चरल फैक्टर्स तो नहीं आ रहे हैं। फिर पेशेंट की प्रेफरेंस को देखोगे, पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है थेरापेटिक मॉनिटरिंग, जिसमें आप रेगुलर मॉनिटर करते रहोगे ड्रग के लेवल को, कितना लेवल बाय लेवल है। फिर आपका आएगा शेयर डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप पेशेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगे, जिसमें आप उनको कंडीशन बताओगे, उनको सही गलत बताओगे। उसके बाद में उनको लीगल राइट्स बताओगे, फिर उनसे पूछोगे कि क्या उनके बेनिफिट्स रिस्क के बाद में उनको क्या एग्री है कि नहीं एग्री है। वैसे तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बट मैंने आपको बता दिया। फिर आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी आ सकता है। हाँ, तो पहला है एज वेट। एज वेट अफेक्ट करता है आपके डोज को। फिर आपका आता है ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपका आता है ड्रग इंट्रैक्शन, फिर आपका आता है टॉलरेंस, फिर आपका आता है मेडिकल कंडीशन, फिर आपका आता है जेनेटिक फैक्टर, फिर आपका आता है रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डोज को। अब ये सारे फैक्टर्स एकदम ईजी है, आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रूट्स, रूट में कैसे कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रग की प्रॉपर्टीज़। ड्रग की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं जिससे वो सिर्फ आईवी वर्क करती है, लेकिन अगर आपने उसको ओरल दे दिया तो अफेक्ट तो करेगा ही, राइट। ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा आपने दिया है, पेशेंट कंडीशन क्या है, ड्रग की सेंसिटिविटी क्या है, हेल्थ केयर सेटिंग क्या है, कॉस्ट को भी देखता है। उसके बाद में पेशेंट की प्रेफरेंस को भी देखता है। ट्रीटमेंट देखना है कि एक्यूट है, क्रोनिक है, उसका इफेक्ट देखना है, लोकल है कि सिस्टमिक है। हम लोग स्टेज भी देखते हैं कि एज कौन सी है, और स्टेज में डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेगा रूट को। फिर आपके कुछ स्टेप्स आते हैं जो आप रेशनल ड्रग यूज़ में यूज़ करते हैं। ये आपके 4 में डिवाइड हो जाता है। इसमें आपका आता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जो स्टेप 1 है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को, जो कि उसके सिस्टम पे बेस्ड होती है। स्टेप 2 में हम लोग डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को, डायग्नोस करने के बाद ना उसको डिफाइन करते हैं। फिर स्टेप 3 में हम लोग पॉसिबल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट को बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उस डायग्नोसिस पे कौन सी ड्रग हम सूट करेगी, या फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ड्रग हम लोग दे सकते हैं। स्टेप 4 में हम लोग ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को भी ध्यान रखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी ड्रग नहीं दी जाती है।
फिर आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स की अगर मैं बात करूँ, ये इन्वॉल्व करता है ट्रीटिंग डिजीज़ और डिसऑर्डर्स को। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। अगर आपको ट्रीट करेगी कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज़ हुआ है, इसका मेन प्रिंसिपल्स क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट के साथ, और जो साइड इफ़ेक्ट हो बहुत ही मिनिमम हो, बहुत ही कम आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो लेकिन बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हों। इसमें आपके साइंटिफिक एविडेंस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है अगर आपने सोचा और आपने दे दिया, नहीं, आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन, हम लोग इसमें इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, हम लोग बेनिफिट रिस्क दोनों देखते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, इसमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो पॉलीफार्मेसी है उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, डोज को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं क्योंकि जिससे बॉडी में रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, मॉनिटर करते रहते हैं, इसमें हम लोग ड्रग के लेवल को रेगुलर मॉनिटर करना होता है, एडजस्टमेंट करते हैं, साथ में हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब कि जो हॉलिस्टिक केयर होते हैं उसको भी हम लोग अप्रोच करते हैं, मतलब कि मेंटेन करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ केयर का मतलब है जब तक कि वो ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है तब तक कि आपको केयर को प्रोवाइड करना होता है, प्रिवेंशन करना होता है साइड इफ़ेक्ट्स का, साथ में प्रिवेंशन करना होता है इन्फेक्शन का, और कोई भी जो सेकेंडरी डिजीज़ेज़ हो सकते हैं उन सब का प्रिवेंशन करना होता है। तो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक्स होते हैं। आपकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गई है। मेनली इसको हम लोगों ने डिस्कस करा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में। आपका यूनिट 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।